I am Nimisha. Let's discuss some microorganism which picture are given on the board. This is the virus. I told you previously about the virus. वायरस क्या होता है? वायरस जो है ए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सबसे पहले तो मैंने आपको 4 टाइप के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताए थे, 4 टाइप के: प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी एंड बैक्टीरिया. इसके अलावा जो है वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बट ये इन सबसे डिफरेंट होता है इसके नेचर की वजह से. क्यों नेचर की वजह से डिफरेंट होता है? बिकॉज इट इज कॉल्ड द चेन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोला जाता है. ये वायरस जो है बहुत सारी डिजीजेस हमारे अंदर करता है, जैसे कि इसकी वजह से कई डिजीजेस होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है यानी साधारण जुकाम, फ्लू, HIV, एड्स और कोविड-19 जो आजकल बहुत ज्यादा फैली हुई है. इसके बाद आता है प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ के दो जो है मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पिक्चर बनाई हुई है, ये पैरामीशियम और ये अमीबा. ये सारे सिंगल सेल एनिमल होते हैं और ये दोनों ही फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. अमीबा से तो अमीबियोटिक डिसेंट्री होती है यानी है, और पैरामीशियम से भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं. इसके अलावा कई प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी हैं, जिनमें मुख्यतः 2 बीमारियों के नाम मैं आपको बता रही हूँ, मलेरिया एंड डिसेंट्री. फिर ये एल्गी. एल्गी जो होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी आपने देखा होगा, पानी में हरे रंग की काई लग जाती है, उसे एल्गी बोलते हैं. अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो एल्गी कई तरह की होती है. क्लेमाइडोमोनास ये एक तरह की एल्गी जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, इसे स्नो-एल्गी के नाम से भी जाना जाता है. फिर ये बैक्टीरिया, बहुत सारी डिजीजेस ये हमारे अंदर कॉज करता है. बैक्टीरिया अगर हम इसको जो है माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का दिखाई देता है: कॉलरा, टीबी, एंथ्रिक्स. कॉलरा और टीबी तो मनुष्य में होती है, ह्यूमन बीइंग में होती है, बट एंथ्रिक्स जो है वो बीमारी एनिमल्स में बैक्टीरिया के द्वारा होती है. फिर आता है फंगस. फंगस में ब्रेड मोल्ड. मैंने आपको इससे पहले प्रीवियसली वीडियो में अपने बताया था कि फंगस जो ब्रेड के ऊपर ग्रेन्स से पैचेस बन जाते हैं मॉइस्चर वाले सीजन में, अगर उनको हम माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है. ये जो है ये ब्रेड में लगने वाली फंगस है, फफूंदी है. इसके अलावा ये स्पर्जिलस है, ये एक तरह की फफूंदी है. ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती है. After microorganism pictures, we will discuss about some other things. First, this is fermentation. Fermentation या कीड़वन बोलते हैं इसे. ये होता क्या है? फर्मेंटेशन आपको इससे पहले बताया था कि जैसे ब्रेड खाते हैं हम, केक है या फिर पेस्ट्री है, बन है जितनी, या फिर वाइन है, अल्कोहल है, इन सबको बनाने के लिए जो है एक टाइप के फंगस का इस्तेमाल होता है जिसे हम बोलते हैं यीस्ट. ये यीस्ट फर्मेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फर्मेंटेशन होता क्या है? केमिकल प्रोसेस कॉज्ड बाय द यीस्ट. यीस्ट के द्वारा किया जाने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें यीस्ट से चीजों के अंदर चेंजेस किए जाते हैं, उनका जो है उनका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे भटूरे के आटे में यीस्ट डाल देते हैं तो वो डो डबल हो जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. कैसे? CO2 की वजह से, क्योंकि CO2 बनती है और वही जो है डो के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बन रही है वो अंदर डो के इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से डो का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. तो यानी कि फर्मेंट फुलाने के लिए, चीजों को खमीर उठाने के लिए जो है वो यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. जैसे कि कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल. अब ये जो आप देखते हो वाइन बनती है, अल्कोहल बनती है, लार्ज अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज में लार्ज अमाउंट में बहुत ज्यादा मात्रा में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है. यीस्ट की मदद से शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है. डिस्कवरी जो है फर्मेंटेशन की, इस जो प्रक्रिया को जिसके द्वारा शुगर को जो है वो अल्कोहल में प्रक्रिया कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ यीस्ट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन. और इस फर्मेंटेशन की जो खोज थी, डिस्कवरी करी थी लुई पाश्चर ने. लुई पाश्चर एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्मेंटेशन के बारे में बताया था और फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था. फर्मेंटेशन एक बार और आपको डीपली बताते हैं क्या होता है फर्मेंटेशन. सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई सब्सटेंस जो है वो और ज्यादा छोटे, उसे ज्यादा और सरल रूप में तोड़ दिया जाता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी एक सूक्ष्म जीव के द्वारा, जिसे यीस्ट बोलते हैं या फंगस बोलते हैं. या फिर ये प्रक्रिया
जो है बैक्टीरिया के द्वारा भी होती है। ये यीस्ट देखने में कैसा होता है? यीस्ट व्हाइट कलर का बहुत ही छोटा सा सरसों के दाने के बराबर स्ट्रक्चर होता है। अब जो आते हैं पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनका मेडिसिनल यूज क्या है, किस तरह दवाइयों में वो इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स हैं एज वेल एज दे फो अवर फोज, ये हमारे दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं। तो ये बहुत सारी बीमारियां भी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको बताया हम प्रीवियसली, ये कॉमन कोल्ड करते हैं या फिर मलेरिया करते हैं या डिसेंट्री करते हैं, इस तरह से बहुत सारी टीबी करते हैं, बहुत सारी बीमारियां करते हैं ये। और इनको बीमारियों से क्योर भी करने का एक सोल्यूशन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही हमें मिलता है जी, एंटीबायोटिक के रूप में। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? आपने कभी देखा होगा, आप जब बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको मेडिसिन के साथ साथ, उस पर्टिकुलर बीमारी की मेडिसिन के साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। कई बार ये सिरप में होती, कई बार पिल्स में होती है और कई बार ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर डाली जाती है। एंटीबायोटिक क्या होती है? साधारण रूप में समझो, जब कभी हम बीमार होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ही एंटीबायोटिक खुद ही निर्मित हो जाती है। वो क्या करती है, जैसे बीमारी का कोई वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो ये हमारे शरीर के इंटरनली प्रोसेस है कि वो समझ जाता है। जैसे कोई बाहरी दुश्मन हमारे घर में आता है तो उसे हम भगाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर नेचुरली जब कोई बाहर बीमारी का कीटाणु हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे शरीर में अपने आप ही हमारी जो है वो एंटीबायोटिक्स डेवलप होने लगते हैं। ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? उन बीमारी के कीटाणुओं को, उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उन माइक्रोब्स को जो हमारे शरीर में आके बीमारी कर रहे हैं उनको नष्ट कर देती हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ कर देती हैं। जैसे ही जब कभी हम बीमार पड़ते हैं ना, तो आप कभी अपने टेस्ट करो तो देखो हमारे WBC अचानक से बढ़ जाते हैं। ये एक तरह से एंटीबायोटिक बढ़ने की वजह से ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर एंटीबायोटिक हमारे शरीर के काम नहीं करते हैं या ये बहुत ही स्लो काम करते हैं, उस कंडीशन में हम एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक बाहर से लेते हैं। एक एग्जांपल है पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था 1929 में। ये क्या काम करते हैं? ये जो है बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स को मारते हैं, उनको किल कर देते हैं या उनकी जो ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी के अंदर उस ग्रोथ को रोकते हैं। इन माइक्रोब्स के ये क्या करते हैं? माइक्रोब्स जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स हमारे शरीर में चले गए हैं अंदर, वो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स को ये एंटीबायोटिक नष्ट कर देते हैं। ये एंटीबायोटिक बनते किससे हैं? या तो ये बैक्टीरिया से बनते हैं या फिर ये फंगी से बनते हैं। कुछ एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स के, ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एंथ्रोमाइसिन। ये जो है एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक जो है वो माइक्रोब्स की मदद से बनते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ये बीमारियों से हमारे आप शरीर को बचाने के लिए, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कि हमें कोई बाहरी कीटाणु का से हमारे शरीर में आघात ना हो। अपने इसलिए ये एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। ये हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर के अलावा ये पेड़ों में और जानवरों में भी बीमारी से बचत करते हैं। स्टूडेंट्स, हल्दी यानी टर्मरिक जो आप डेली यूज में आपके घर में मसालों में इस्तेमाल करी जाती है, वो हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। इस समय में हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें नेचुरल एंटीबायोटिक हल्दी का यूज ज़्यादा इनटेक करना चाहिए। सब्जियों में हल्दी डालनी चाहिए। हल्दी जो है वो दूध में मिला करके पीनी चाहिए। इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हम बीमारी से सेफ रहते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जैसे इस समय में बोल रहे हैं कि नोवेल कोरोना कोविड वायरस से जो ये बीमारी यानी कोविड-19 से होने वाली ये जो बीमारी है, जो वायरल डिजीज है, ये हमारी अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो उसके ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर इस बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम बीमार होते भी हैं तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं, रिकवरी रेट हमारा बढ़ जाता है। तो इस इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए आप देख सकते हैं तरह तरह के ऐड आते हैं, काढ़ा पीना चाहिए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करना चाहिए। लेकिन हमारे घर में ही बहुत बड़ी औषधि है हल्दी या टर्मरिक, मेडिसिन है जो इसके मेडिसिनल गुणों की वजह से ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो स्टूडेंट्स, आप सबको डेली हल्दी दूध का जो है हल्के ल्यूके वार्म मिल्क में हल्दी या टर्मरिक डाल करके उसका इंटेक करना चाहिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े।
एक एडवाइस है आपके लिए, ये एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग बहुत थोड़ी सी बीमारी में ही दवाइयों का खाना शुरू कर देते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक हमारे शरीर के लिए फायदेमंद तो होती हैं लेकिन ये हमारे शरीर के ऊपर उतना ही दुष्प्रभाव भी छोड़ती हैं। इसलिए हमें एक क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर के द्वारा ही प्रिस्क्रिप्शन जो होता है उसी को फॉलो करके उसी के अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक के पूरे कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक से हमारे, अगर हम इस तरह से एंटीबायोटिक कंटिन्यूअसली लेंगे तो वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर दुष्प्रभाव डालेगी। हमारा शरीर जो है वो उससे अफेक्टिव हो जाएगा, हमारा शरीर जो है में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। साथ ही साथ एक्सेसिव जो है एंटीबायोटिक वो हमारे लीवर किडनी पे भी इफेक्ट डालती हैं। इसलिए दवाइयों का सेवन, मेडिसिन जो हम ले रहे हैं वो किसी अच्छे जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर से, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही आप दवाइयों को इनटेक करें, दवाइयों का यूज करें और जितना वो कोर्स बताते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उतने ही पावर की दवाइयां लें। ज्यादा दवाइयों का सेवन लेना, ज्यादा दवाइयों का यूज करना हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स को और हमारी इम्यूनिटी को डैमेज कर सकता है। इसलिए दवाइयां बहुत ही सोच समझ करके लेनी चाहिए। एक्सेसिव यूज जो हम दवाइयों का करते हैं वो क्या करती हैं, इम्यूनिटी कम करने के साथ साथ जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं उन बैक्टीरियाज को नष्ट कर देती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्टिव करती है। एंटीबायोटिक जो है ये दे आर नॉट इन वायरल डिजीज, जो इनमें यूज नहीं करी जाती एंटीबायोटिक। जैसे कि वायरल डिजीज है ना, इस समय आप देख रहे होंगे कि कोरोना में कोई भी दवाई नहीं मिल रही है, तो कोरोना की कोई भी एंटीबायोटिक दवाई नहीं है। इसके अलावा जुकाम को कभी भी आप ध्यान करो कि कॉमन कोल्ड अगर हो जाता है तो उसके लिए आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। घरेलू जो है होम रेमेडीज से ही वो 1 या 2 दिन में, मैक्सिमम 3-4 डेज में वो सही हो जाता है। उसके लिए कोई भी एंटीबायोटिक नहीं आती, यानी कि वायरल डिजीज के लिए कोई भी एंटीबायोटिक नहीं बनाई गई है। वायरल डिजीज का जो है उनका एक अलग सिस्टम होता है उनका ट्रीटमेंट का, उनके लिए एंटीबायोटिक का यूज हम नहीं करते हैं। हमारे शरीर के लिए वैक्सीनेशन भी होता है, कुछ वैक्सीन बनते हैं, जो इंजेक्शन बनते हैं। आप देखें छोटा बच्चा शुरू जो है 1 महीने से बच्चे को BCG, फिर मीजल्स, फिर चिकन पॉक्स, इस तरह की बीमारियों के इंजेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। ये वैक्सीनेशन छोटे बच्चों का किया जाता है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, DPT, पोलियो ड्रॉप्स देखा है, पल्स पोलियो अभियान गवर्नमेंट चलाती है। तो ये जो है देखा, पोलियो का आपने देखा है, पोलियो एक वायरल डिजीज है और इसके लिए गवर्नमेंट इंजेक्शन नहीं लगाती, ओरल एक मेडिसिन हमारे बच्चों के मुंह में डाली जाती है। इसमें से आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, आपको याद भी होगा 5 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए गवर्नमेंट जो है पल्स पोलियो कैंपेनिंग चलाती है और उसमें जो है ड्रॉप बच्चों के मुंह में डाला जाता है, यानी कि इंजेक्ट नहीं किया जाता हमारी बॉडी में। वो ये पोलियो एक वायरल डिजीज है। चाहे इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारे वैक्सीन बनाए हैं जो उनका यूज किया जाता है बच्चों को। 9 महीने तक के बच्चों को तरह तरह के वैक्सीनेशन दिए जाते हैं जिससे वो आने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहें। कौन सी बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं, जैसे कि मीजल्स होती है, स्मॉल पॉक्स होती है, चिकन पॉक्स होती है, ये जो इसके अलावा टाइफाइड को भी इंजेक्शन होता है। इस तरह से बहुत सारी एंटीबायोटिक बीमारियां होती हैं जिनके लिए वैक्सीन बच्चों को पहले से ही दिया जाता है। कुछ वैक्सीन जैसे कॉलरा है, टीवी है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, ये सारे वैक्सीनेशन के द्वारा इंजेक्शन लगा करके इनसे हम सेफ हो सकते हैं। वैक्सीनेशन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट अस। वैक्सीनेशन होता क्या है, लार्ज स्केल में जो है ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी कि हमारे किसी बीमारी का पर्टिकुलर अगर हमने वैक्सीनेशन करा रखा है तो उस बीमारी से हमारा शरीर प्रभावित नहीं होता, उस बीमारी का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता। अगर पड़ता भी है तो वो बहुत ही लाइट होता है। पहले जो है पुराने समय में टीवी है या डिप्थीरिया है या जो है काली खांसी होती है, इस तरह की बीमारियां होती है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इनमें बच्चे बहुत ज्यादा बीमार होते थे, इवन उनकी डेथ भी हो जाया करती थी। लेकिन आजकल इनका डेथ रेट जो है वो बिल्कुल कम हो चुका है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है वो हमारे शरीर को इन बीमारियों से लड़ने के लिए जो है स्ट्रांग बना देता है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं। स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट वीडियो, अभी मैंने आपको इतना सब कुछ इंजेक्शन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में, फर्मेंटेशन के बारे में इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। थैंक यू।